नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। जीके जीएस के जो टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो उनको आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, या फिर दंत विज्ञान का? तो पहला प्रश्न आपके सामने है। और हम लोग यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। आप लोग को पता है 1 जून को यूपी बीएड का पेपर है, तो ऐसे में हम लोग 2-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं, जहां से जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए। और ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं ना, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दूसरा काम ये होगा कि प्रीवियस ईयर में कई बार ऐसा होता है ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 2 चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण होगी, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देख सकोगे, दूसरी चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 जून वाले एग्जाम में, जो 1 जून को एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, या फिर दंत विज्ञान का? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, कानों का दोष होता है, या फिर एक प्रकार का स्वर होता है? ये सब प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, तो यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, और सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और ठीक है बेहतरीन वाला करा चुका हूँ। तो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन वाली होगी। फटाफट आप लोग इन प्रश्नों को आंसर कर पाओगे। क्या हो जाएगा? मायोपिया क्या होता है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंडिया हाउस स्थित है, कहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा? इंडिया हाउस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया हाउस जो है, तो देखो इसकी स्थापना हो रही है 1905 में। ठीक है, कब हो रही है? तो 1905 में हो रही है। और इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? तो इसकी स्थापना कर रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा है। ठीक है, कौन है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, तो इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की है। कहाँ पर की है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लंदन में की है। ठीक है, जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है, डायट है, स्टार्टिंग है, कांग्रेस है? क्या हो जाएगा? जापान की संसद। लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? निप्पन जो है, तो ध्यान रखिएगा, जापान का जापानी भाषा में नाम है। उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, भूकंपों का देश कहते हैं। जापान की संसद का नाम हो जाएगा डायट हो जाएगा। और जापान की अगर आपसे मुद्रा पूछ लेगा तो मुद्रा आप क्या कहोगे? मुद्रा कहोगे येन है। जापान की मुद्रा क्या है? तो आप कहोगे येन है। मजलिस अगर हम लोग बात करें तो मजलिस देखो, ईरान की संसद का नाम भी मजलिस है। और मालदीव की संसद की बात करेंगे तो मालदीव की संसद का नाम भी मजलिस है। ठीक है, कांग्रेस अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अमेरिका की संसद का नाम है। ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली है? तो क्या हो जाएगा? तो 1853 में चली है। ठीक है, कब चली है? तो 1853 में पहली रेलगाड़ी चली है। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में चली है। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में चली है पहली ट्रेन। और जो पहली ट्रेन चली थी ना, उसको ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया था। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है, आल्प्स है, एवरेस्ट है, हिमालय है, या फिर हिमालय? क्या हो जाएगा? तो सबसे ऊंची पर्वतमाला अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊंची पर्वतमाला आपसे पूछ रहा है, तो सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो हिमालय करोगे, एवरेस्ट नहीं करोगे। एवरेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप एवरेस्ट हिमालय करोगे। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कह रहा है, तो पर्वतमाला तो हिमालय है, और इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? एवरेस्ट है। अगर आपसे सबसे लंबी श्रृंखला पूछेगा तब आप एंडीज करोगे। सबसे लंबी अगर आपसे पूछे तो आप एंडीज करोगे। ठीक है, चलिए, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? क्या हो जाएगा? देखो, जजिया कर जो है ना, सबसे पहले किसने लगाया था? तो 712 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंध में। ठीक है, कहाँ पर? तो सिंध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 712 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है जिसने, ठीक है, क्या किया है? जिसने जजिया कर लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अरब आक्रमणकारी है, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम भी है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम जो है तो वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर रहा है, और सिंध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ना जो हिंदू लोग हैं तो उन पर जजिया कर लगवा रहा है। किसने जजिया कर को समाप्त करवाया था? तो आप आंसर कर दोगे अकबर ने 1564 में। ठीक है, कब? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त करवाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? कर्नल अलकॉट ने, एनी बेसेंट ने, राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिक ने? देखो, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना हो रही है 1875 में। और 1875 में इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? तो 2 लोग हैं, एक तो है कर्नल अलकॉट है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा है मैडम ब्लावत्स्की है। ठीक है, कौन है? तो मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की ने 1875 में
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है और भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, किसने? एनी बेसेंट ने किया, याद रखेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ है, मुंबई है, बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, क्या हो जाएगा? तो सिडबी की हम लोग बात करें, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर? देखो सिडबी की जो स्थापना है ना, ये हो रही है 1990 में। ठीक है, कब हो रही है? तो सिडबी की स्थापना हो रही है 1990 में। सिडबी का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो सिडबी का फुल फॉर्म आप बताओगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सिडबी का फुल फॉर्म हो जाएगा और हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम है, कालीकट है, कांडला है या फिर गोवा है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा? आंसर कर दोगे कांडला बंदरगाह। लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो आप आंसर करोगे क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का कर दिया गया, किसका? कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से, बैरोमीटर से, टैकोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, क्या हो जाएगा? तो दूध की शुद्धता अगर हम लोग बात करें किससे मापते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो दूध की शुद्धता जो है वो मापते हैं हम लोग किससे? लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है, तो बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वायु दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है? आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, क्या होता है? हाइग्रोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्द्रता मापते हैं। और टैकोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्क की जो घूर्णन गति होती है, तो घूर्णन गति को मापते हैं। ठीक है, डिस्क की घूर्णन गति को मापते हैं किससे? टैकोमीटर से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रह है जो सबसे चमकदार है? बुध है, शुक्र है, प्लूटो है, मंगल है? तो बताइए क्या जाएगा? तो सबसे चमकदार आपसे पूछ रहा है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? तो सबसे जो गर्म होगा वही सबसे चमकदार होगा, और सबसे जो गर्म है वो कौन सा है? तो आप आंसर करोगे शुक्र है। शुक्र को अगर हम लोग बात करेंगे तो भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, साँझ का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहते हैं? तो जो है शुक्र को कहते हैं, याद ही रखिएगा। साथ ही साथ सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म होने की वजह से इसको प्रेशर कुकर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको प्रेशर कुकर की संज्ञा भी देते हैं। और क्योंकि गर्म है तो सबसे चमकीला भी है। साथ ही साथ याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। ठीक है, क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, सबसे नज़दीक का जो है, सब पृथ्वी के सबसे निकट का, सबसे नज़दीक का ग्रह। साथ ही साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भगनी ग्रह भी कहा जाता है। किसको? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे या फिर स्पीकर होंगे? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? इस प्रश्न को आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, स्पीकर है, क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे आप उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया। अनुच्छेद 64 में कहा गया जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये बात अनुच्छेद 64 में कही गई। अनुच्छेद भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे आयु सीमा पूछे तो आप कहोगे 35 वर्ष है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो आप कहोगे 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है। और अगर आपसे शपथ और त्यागपत्र पूछ ले कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन इनका लेता है, तब आंसर क्या करोगे? तो दोनों ही चीज़ें राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है और त्यागपत्र भी लेता है। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो ये डेट आप याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947। 3 जून 1947 को कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स मिशन? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे माउंटबेटन योजना। ठीक है, और इसी योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। ठीक है, 3 जून 1947 को जो ये माउंटबेटन योजना है ना, इसी योजना के आधार पर क्या हो जाएगा? तो भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये 1946 है, सॉरी कैबिनेट मिशन की बात करेंगे 1946 है, क्रिप्स मिशन की बात करेंगे 1942 है, और वेवेल योजना की बात करेंगे 1945 है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती हैं, गोपाल हरि देशमुख है, महात्मा गांधी है। विधवा पुनर्विवाह क्या हो जाएगा? किसने सबसे ज़्यादा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया था? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर होगा। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से अगर हम लोग बात करेंगे तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पास होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा?
तो किस गवर्नर जनरल के समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके प्रयासों से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कौन सा एक्ट है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है एक्ट है। और कब पास हो रहा है, तो 1856 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैंडमस का, हैबियस कॉर्पस का, क्यू वारंटो का, या फिर सर्टियोरारी का। तो क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस रिट का प्रयोग किया जाता है। 5 प्रकार के रिट होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, याद रखिएगा। जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है, मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या फिर खून। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे कैल्शियम, तो ये किसकी वृद्धि में सहायक होता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, हड्डियों की वृद्धि में। ठीक है, किसकी, तो हड्डियों की वृद्धि में। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अरब सागर किधर है, तो अरब सागर इधर है। तो इस तरफ कौन सी नदियां हैं जो इस तरफ बहती हैं, तो क्या हो जाएगा, गोदावरी है, कृष्णा है, ताप्ती, महानदी। तो देखो गोदावरी भी अगर हम लोग बात करेंगे इस तरफ जाती है, अगर कृष्णा की बात करेंगे तो ये भी इस तरफ जाती है, और महानदी की हम लोग बात करेंगे तो ये भी इस तरफ जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी की हम लोग बात करेंगे तो ताप्ती नदी इस तरफ बहती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर आपको 2 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, तो एक उकाई परियोजना देखने को मिलेगी और दूसरी जो है वो काकड़ा पाड़ परियोजना। ताप्ती नदी पर आपको 2 परियोजना देखने को मिलेगी, उकाई परियोजना, काकड़ा पाड़ परियोजना। ठीक है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, बताइएगा क्या हो जाएगा, किसकी उपस्थिति के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। फाइब्रिन है, हीमोग्लोबिन है, हिपैरिन है, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रक्त के थक्के के लिए अगर हम लोग बात करें कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, तो आंसर कर दोगे विटामिन के। ठीक है, कौन सा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या करोगे, तो आंसर करोगे फिलोक्विनान। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फिलोक्विनान जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, गयासुद्दीन तुगलक बना, फिरोज शाह तुगलक बना, मोहम्मद बिन तुगलक बना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक बनेगा। ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो ये फिरोज शाह तुगलक है ना, ये सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में आपको याद रखना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, तो ये सांकेतिक मुद्रा चलवाया था, उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजधानी परिवर्तन किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राजधानी परिवर्तन के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तो इसी के समय में क्या हो रहा है, इसी के समय में इब्न बतूता भारत आया था, और क्या हो रहा है, और इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन सा उदारवादी नेता नहीं था, नहीं पूछ रहा आपसे, कौन उदारवादी नेता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। कौन उदारवादी नेता नहीं, तो क्या आंसर करेंगे, तो लाल बाल पाल, आपको पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल जो है तो ये क्या है, तो ये गर्म दल के नेता हैं, गर्मवादी हैं। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर किया, अब धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, तो आपको पता है धर्म चक्र प्रवर्तन जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं, तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, तो पहले उपदेश को क्या करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया, तो आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया, इसलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बोध गया में क्या हो रहा है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और नदी कौन सी है, तो आप आंसर करोगे निरंजना नदी है। ठीक है, कौन सी, तो निरंजना नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। लुम्बिनी में क्या हो रहा है, तो लुम्बिनी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म हो रहा है, बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और वैशाली में क्या हुआ था, तो वैशाली में अगर हम लोग बात करेंगे तो वैशाली में इन्होंने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति थी। बौद्ध धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो महिलाओं के प्रवेश की अनुमति इन्होंने वैशाली में दी थी। ठीक है। शेरशाह की कब्रगाह कहाँ पर है, आगरा में, लाहौर में, बदायूं में, सासाराम में। शेरशाह की कब्र कहाँ पर है, क्या हो जाएगा, आगरा है, लाहौर, बदायूं है, सासाराम में। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सासाराम में। ठीक है, कहाँ पर, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह की कब्र है। और शेरशाह के संदर्भ में आपको 1539 का चौसा का युद्ध याद रखना है, जिसमें इसने जो है हुमायूं को हराया था। और दूसरा आपको 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध याद रखना है, जिसमें एक बार फिर से इसने हुमायूं को हराया था।
तो शेरशाह सूरी के संदर्भ में 2 युद्ध आपको याद रखने, 1539 चौसा का युद्ध, 1540 कन्नौज का युद्ध, और दोनों युद्धों में क्या कर रहा है, हुमायूं को पराजित कर रहा। वैदिक युग में ग्राम समूहों को किस नाम से जानते थे, ग्राम के नाम से, जन के नाम से, विस के नाम से, सभा के नाम से। तो वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विस। ठीक है, क्या कहा गया, तो विस कहा गया। ठीक, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, कनिष्क है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर समुद्रगुप्त है, क्या हो जाएगा, तो हेनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, हेनसांग को क्या करते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और ठीक है, ये किसके समय में भारत आया था, आंसर कर देंगे हर्षवर्धन के समय। ठीक है, हर्षवर्धन की आपको 3 किताबें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, तो आप कहोगे नागानंद है, ठीक है, नागानंद है, रत्नावली है, ठीक है, कौन सी है, तो रत्नावली है, और क्या हो जाएगा, और प्रियदर्शिका है। तो ये 3 किताबें जो है वो हर्षवर्धन की हैं, याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने लिखी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के ही दरबार में बाणभट्ट रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, तो बाणभट्ट रहते थे, आपको याद होना चाहिए। और बाणभट्ट की भी 2 किताबें हैं, कौन कौन सी, तो एक तो है हर्षचरित, ठीक है, कौन सी है, तो एक तो है हर्षचरित, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है कादम्बरी। ठीक है, दोनों हैं। ये किसकी, बाणभट्ट की किताब है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई। डायरेक्ट आपसे यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया, कभी आपसे ये वर्ष पूछ लेता है, कभी संस्थापनाकर्ता का नाम पूछ लेता है, और कभी संस्था का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी वर्ष पूछा जाता है, कभी संस्था का नाम पूछा जाता है, कभी संस्था के स्थापनाकर्ता का नाम। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले स्थापना कर रहे हैं, और किसकी स्थापना कर रहे हैं, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तेहनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे, तेहनी बेसेंट कर देंगे। इन्होंने 1917 में क्या हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, कौन सी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहता है तो फिर आप कहते हैं सरोजिनी नायडू को, इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहली भारतीय महिला कहेगा तो कानपुर कहेंगे, और अगर पहली भारतीय महिला नहीं कहता, सिर्फ आपसे पहली महिला पूछता है तो आप एनी पेशेंट करोगे। 1917 में इन्होंने कलकत्ता कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है। एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए होता है किसको, एड्स को, काला ज्वर को, कैंसर को, मधुमेह को। तो एलिसा टेस्ट जो होता है ये किसके लिए, तो आंसर कर देंगे एड्स की जांच के लिए। और एड्स जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, दिन और रात बनने का कारण क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, दिन और रात क्यों होता है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो दिन और रात किस कारण होता है, पृथ्वी, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, तो ये सूर्य है, ठीक है, और 2 तरीके की पृथ्वी गतियाँ करता है। ठीक है, पृथ्वी अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 तरह की गति करती है, एक तो ये वाली गति करती है, ठीक है, एक तो ये वाली गति करती है, और ये वाली जो गति करती है ना, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है ना, इसको कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिक्रमण गति, या इसको कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक, दूसरी जो गति होती है वो पृथ्वी, वो कौन सी, तो वो ये वाली गति करती है, अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रही है, ये दूसरी गति है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, क्या करते हैं, इसको कहते हैं परिभ्रमण गति, या फिर इसको कहते हैं दैनिक गति। ठीक है, परिभ्रमण गति या दैनिक गति, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, क्या करते हैं, घूर्णन गति। और इसकी वजह से क्या होता है, तो दिन रात होता है। ठीक है, क्या होता है, तो दिन रात होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या करोगे, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना नहीं, ये गलत हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, क्या होता है, दिन रात का कारण होता है। ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। ठीक है, रडार किसी काम में आता है, बताएगा क्या जाएगा, जहाज़ों की चाल मापने में, जहाज़ों का भार मापने में, जहाज़ों का मार्ग मापने में, या फिर जहाज़ों की गति, दिशा, स्थिति को मापने में। क्या आ जाएगा, तो रडार जो है, तो रडार का प्रयोग होता है जहाज़ों की गति, स्थिति, दिशा को मापने में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक कहाँ पर, कौन सा देश है, इथोपिया है, श्रीलंका है, भारत है, या फिर ब्राज़ील। क्या आ जाएगा, तो कहवा के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो कहवा के उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है, आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, केवल ए ग्रुप का, ए बी ग्रुप का, ओ ग्रुप का, या फिर ए और ओ ग्रुप का, बताइएगा क्या जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, ए ग्रुप का, ए बी ग्रुप का, केवल ओ ग्रुप का, या फिर ए और ओ ग्रुप का। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर,
तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ए और ओ दोनों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति अपना रक्त दे सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हो रही है? 1932 में, 1934 में, 1935 में, 1937 में। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हो रही है? क्या आ जाएगा? तो भारत की अगर हम आरबीआई की हम लोग बात करेंगे तो आरबीआई जो है ये भारत का कैसा, तो ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। और भारत में नोट मुद्रा जो मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसको है? तो वो आरबीआई को है। आरबीआई जो है मुद्रा निर्गमन करता है, साथ ही साथ साख नियंत्रण का काम भी जो है वो आरबीआई करता है। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1935 में हो रही है। और इसका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछेगा तो राष्ट्रीयकरण कब हो रहा है? तो राष्ट्रीयकरण आपको होगी 1949 में हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 1949 में। कब हो रहा है? तो 1949 में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है, रवि शास्त्री हैं, विजय तेंदुलकर या फिर विमल मित्रा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी बताएगा, आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? तो भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की जो आर्थिक विकास की जो समस्याएं हैं उनमें से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आप देख ही रहे हो, ठीक है। रोजगार से लेकर के जीवन स्तर से लेकर के हर चीज़ में समस्या हो रही है, ठीक है। बेरोजगारी और शिक्षा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्धनता और असमानता, तो ये भी है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु दर का कम होना, तो ये मूल समस्याओं में कोई का उत्तरदायी कारण नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, मलुकदास ने, चंद्रबरदाई ने या फिर सरफुद्दीन यजदी ने। तो क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित अगर हम लोग पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो क्या आंसर कर देगा? तो आंसर कर देंगे चंद्रबरदाई ने, ठीक है। किसने? तो चंद्रबरदाई ने लिखी। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? क्या आंसर करेंगे? खालसा पंथ की स्थापना हो रहा है 1699 में। और स्थापना किसने की है? तो आंसर कर देंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये किसके बीच में हो रहा है? तो अकबर और हेमू के बीच में हो रहा है। और कब हो रहा है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1556 में, ठीक है। देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला वाला आपसे पूछा जाएगा, पहला आप कहोगे 1526 में हो रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे अकबर और हेमू के बीच में हो रहा है 1556 में। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो तीसरा आप कहोगे 1761 में हो रहा है अफगान और मराठों के बीच में, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का राजेंद्र प्रसाद है, सच्चिदानंद सिन्हा है, माउंटबेटन या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कहा जाएगा तो आप कहोगे माउंटबेटन को, ठीक है। किसको? माउंटबेटन को। अगर आपसे पहला भारतीय कहा जाता तब आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते, ठीक है। दयानंद के बचपन का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। कौन से? तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनका जो बचपन का नाम है वो क्या है? तो मूल शंकर। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हो रहा है? तो बताइएगा क्या जाएगा? 1757 में, 1764 में, 1576 में, 1761 में। क्या जाएगा? तो प्लासी का युद्ध आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हो रहा है। 1764 में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो बक्सर का युद्ध हो रहा है, ठीक है। 1576 में हम लोग बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, ठीक है। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और 1761 में तो अभी मैंने आप लोगों को बताया पानीपत का तीसरा वाला युद्ध हो रहा है, ठीक है। कौन सा? तो पानीपत का तीसरा वाला जो युद्ध है वो हो रहा है 1761 में, ठीक है। अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग एक तरह का कर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो अष्टप्रधान अगर हम लोग बात करेंगे तो अष्टप्रधान आपको पता है शिवाजी के दरबार में रहते थे। मंत्रियों की एक परिषद होती थी जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में काम करती थी। अष्टप्रधान आपको शिवाजी दरबार में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मराठा प्रशासन में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रोशन आ रहा है, जहां आ रहा है, रजिया है या फिर चांद बीबी। तो पहली कह रहा है तो फिर आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली महिला कौन है? तो आंसर कर दोगे रजिया सुल्ताना है। और यही अंतिम भी है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? सी हो जाएगा। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के 21 अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक है। कौन सी? तो अगर हम लोग बात करेंगे समिति कौन सी है? तो समिति है सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और इस समिति की सिफारिश पर हम लोग बात करेंगे तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर? तो आप कहोगे भाग क्या कहोगे? भाग कहोगे 4 का में, अनुच्छेद क्या कहोगे? 51 का में, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का काम किया गया।
कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान। क्या हो जाएगा? तो वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना है। वर्गीस कुरियन जो है तो ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दुग्ध की बात होगी तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे डेयरी विज्ञान। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुरियन पुरस्कार जो है ये डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी या फिर हरेंद्रनाथ टैगोर है। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रगान कह रहा है, राष्ट्रगान जनगण मन की बात कर रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी बुक का नाम क्या है? तो गीतांजलि है। इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? गीतांजलि है। और इसी बुक में इन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन का उल्लेख किया। और इसी बुक के लिए क्या हो जाएगा? 1913 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या हो जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा इसी बुक के लिए, गीतांजलि नामक बुक के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई व्यक्ति हो जाएंगे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस राजा ने करवाया? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। क्या हो जाएगा? सबसे पहले चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? तो आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ना, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है? तो इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत भी की थी। कब की थी? तो 57 ईसापुर में। ठीक है, कब? तो 57 ईसापुर में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके दरबार में 9 रत्न भी रहते थे, जिनमें कालिदास थे। कालिदास, बरामेर, छापड़ा, कमर सिंह, जंग जो है शंकु, ठीक है, घटकर पर। तो इस तरीके से 9 रत्न इनके दरबार में थे। नील नदी की देन किसके कहते हैं बताएगा? तो नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? भारत को, मिस्र को, सूडान को, जापान को। क्या हो जाएगा? तो नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मिस्र को। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। क्या हो जाएगा? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोग बात करेंगे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो आंसर क्या करोगे? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तो 1974 से लेकर के 1978 का है। ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष तक नहीं बल्कि 4 वर्ष तक चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाएगा इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। ए और बी दोनों हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और दांडी यात्रा, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। क्यों की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। आपको पता है गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने कुछ अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रखी थी कि अगर आप हमारी ये सारी मांगे मान ले रहे हैं ना, तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक सी चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी मांग जो रखी थी, उनका बस ये कहना था कि अगर आप हमारी ये बात मान ले रहे हैं ना, तो हम आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं था, उनको सिर्फ अपनी कुछ मांगे थी उसको अंग्रेजों से मनवाना था कि आप ये सारी हमारी मांग मान लीजिए तो हम आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, आप भारत में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए दांडी यात्रा नहीं शुरू की गई, बल्कि अपनी गांधी जी की कुछ शर्तें थी, कुछ मांग थी, उनको पूरा करने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रीवियस ईयर में यूपी बीएड में अगर हम लोग बात करेंगे तो 50 प्रश्न जीके जीएस के जो कि आपसे पूछे गए वो हम लोगों ने किया। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे के जो 50 प्रश्न हैं वो हिंदी के हैं, और इसको मैंने आज के ही सेशन में अभी थोड़ी देर पहले करवाया है। ठीक है, आप जाओगे देखोगे क्लास में तो टॉप 100 हिंदी एमसीक्यूज़ हैं, तो उसमें आप देखोगे तो ये सारे प्रश्न जो हैं, तो ये हिंदी वाले जो प्रश्न हैं ये मैंने आज के ही सेशन में मैंने आप लोगों को कराया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके। और यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आप व्हाट्सअप पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम आईडी दिख रही है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आपसे लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।